हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड वेक्टर कैलकुलस पढ़ के थक गए होंगे, है ना? क्योंकि वेक्टर कैलकुलस कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। भाई लंबा की कोई बात नहीं बेटा, अपन को देखो जो कंटेंट अपन को देना है जिस तरीके से उसमें, इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि आप लेक्चर्स को सिर्फ अटेंड कर लो। क्वेश्चंस में इतने ही करवा दे रहा हूँ कि आपको बाहर से फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेनिफिट है। अगर मैं 5 लेक्चर ज़्यादा बना रहा हूँ, मान के चलिए कि आप जो क्वेश्चंस को ट्राई करते हो वो क्वेश्चंस मैं बना दे रहा हूँ, तो यार अभी फिलहाल टाइम है अच्छे से पढ़ने का समय, क्योंकि मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है। आपके इंजीनियरिंग लाइफ में इसका इस्तेमाल होगा आगे चल के। जैसे अपन पहले बोलते थे ना a+b का यूज कहाँ पे, अरे उतना छोड़ो यार, डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ पर है। अभी देखो हमने अपना डिफरेंशिएशन से ही किया। अब देखो बच्चे बहुत ऐसे हैं जो लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को, तो यार जो बच्चे लाइटली ले रहे हैं उनका बिल फटेगा। लेकिन अभी अगर अपन समझाने जाएंगे नहीं यार बेटा पढ़ लो, तो खैर कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। तो अपन ने बेटा वेक्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब अपन आके गए हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 क्या बेटा आपका? यूनिट 4 है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये आपका क्या है बेटा? यूनिट 4 है आरजीपीबी का। एंड बहुत बड़ा यूनिट ये भी है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ना है बेटा, क्योंकि तो गेट वगैरह में भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अपने बेसिक को स्ट्रांग रखो, अपना हाथ मत काटो कभी भी। अगर कल दिन आपसे अगर कोई क्वेश्चन आता है या तो आप कॉम्पिटिशन, देखो अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स को छोड़ रहे हो, मतलब आगे आप कंपटीशन तो नहीं दे सकते, गेट वगैरह का पेपर नहीं दे सकते। गेट में आपके 15 से 13 मार्क्स के आते हैं सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स को आप छोड़ रहे हो मतलब आप गेट छोड़ रहे हो। आप अपने जो मानकर चलो जो सरकारी नौकरी उनको आप छोड़ रहे हो। बचा क्या प्राइवेट जॉब? और प्राइवेट जॉब की तो भाई जो लगी है ना इंडिया में, वो तो खैर आपको ही पता। तो आप अपने कैरियर को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि 4th ईयर के बाद जब बच्चे कॉल करते हैं कि सर यार अपन मतलब जॉब नहीं लग रही, तो बड़ा बुरा लगता है। जिनकी लग भी जाती है ना वो घिस रहे हैं यार। लेकिन वो आप लोग वैसा मत बनो, पढ़ो अच्छे से, ठीक है? अभी कॉलेज में क्या चल रहा क्या सिचुएशन वो नहीं, लेकिन निकलोगे तब तो बाहर उस सिचुएशन से। खैर अभी फिलहाल बात बाद में करेंगे उस बारे में। चलिए फ्रेंड, सो अपन को पढ़ना है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। एंड इसमें आपके दो पार्ट हैं। पहला आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन एंड दूसरा आपका पार्ट है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन। ये दो पार्ट है प्यारा बच्चा, है ना? सो आप यहाँ पे आपको पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन और मेथड टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन पार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइन इंटीग्रल और ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, ठीक है? आपका पोल्स एंड रेसिड्यू, ठीक है, एंड रेसिड्यू थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेटा, और इंजीनियरिंग में इनका यूज भी है, ठीक है? तो आज अपन बेसिकली क्या करने वाले हैं? आज अपन बेसिकली ये स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है? कौन सा पार्ट इसका? डिफरेंशिएशन पार्ट। इसको अच्छे से करेंगे। तो प्यारा बच्चा, कोई भी बच्चा अगर इसको अटेंड कर रहा है इस लेक्चर को, तो फिलहाल अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये बच्चा हमारा डेमो ले रहा है। इतना आप कर सकते हो। भले वीडियो को लाइक डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट में अपना नाम जरूर कर दो, ताकि मुझे ध्यान रहे। क्योंकि जो बच्चा कमेंट करता है फिर आगे वो मुझसे बात करता है, तो मुझे ध्यान रहता है कि हाँ क्या है बेटा। अब रहा बात लेक्चर्स का डिटेल्स, तो बेटा ये कम से कम ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने में अपन को 10 लेक्चर्स लगेंगे। एंड ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करने में कम से कम कितने खराब तो 15 लेक्चर्स अपन को लगेंगे बेटा। हाँ, लेकिन इतना है कि इतना अच्छे से पढ़ेंगे अपन कि आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। एंड अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। भले आप कोर्स लीजिए चाहे मत लीजिए, और बेटा प्लीज पढ़ाई कीजिए अच्छे मन से, क्योंकि आपके पास अभी समय बहुत है। इस समय का यूज करो, कॉलेजेस बंद हैं, आपके पास बहुत समय। मैथमेटिक्स अपना स्ट्रॉन्ग कर लो यार। अपने बहुत अच्छे बेसिक तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ रहे, बहुत मजा भी आ रहा है, ठीक है प्यारा बच्चा? चलिए फ्रेंड, एंड इसके अलावा आपको एक और काम करना है। आप देखना वीडियो में मैंने एक नया चीज ऐड किया इंटीग्रेशन में, आइलेट मेथड। आप इसको पढ़ लेना, क्योंकि जब अपन इसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पार्ट को, तो वहां पर फिर आपका आइलेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है फ्रेंड? तो यहाँ पे मैं कुछ डेमो लेक्चर्स डाल रहा हूँ, क्योंकि यूपी का और आपका आरजीपीवी का एंड आपके वेस्ट बंगाल का कोर्स सेम है, तो मैंने यूपी के लिए डेमो लेक्चर्स बनाया, उसी को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप उसको एंजॉय कीजिए, ठीक है? बाकी जो कोर्स के जो चीजें हैं वो आपका कंटेंट आप में डाला, उनके कंटेंट में डाला, तो खैर वो आपको दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से पढ़िए। वो दिमाग मैंने लगा लिया, आपको उतना परेशान होने का नहीं है। आप बस डेमो लेक्चर जो कॉमन चीजें वो कॉमन चीजें पढ़िए, जो अलग अलग है वो फिर आप लोग अलग अलग पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड? तो मैंने क्या बोला, आप लोग अच्छे से डेमो को एंजॉय कीजिए फ्रेंड। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज क्लास को ज्वाइन कीजिए। मैंने क्या बोला, खाली समय अपने मैथमेटिक्स को अच्छा कर लो। एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अपन बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं, जीरो से हीरो बनना है, ठीक है? चलिए फ्रेंड, तो अब इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर्स एडिट करके आपको मैं सीधा ले जाता हूँ कहाँ पे? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन पार्ट में, ठीक है? चलिए नोट बच्चा पार्टी, नोट 8।
चलिए फ्रेंड, तो अपन स्टार्ट करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था। अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश करूंगा, है ना। ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि चीजें आपको थोड़ी सी सिंपल हो पाए, थोड़ी सी सिंपल आपको हो पाए, ठीक है बेटा। चलिए, तो मानकर चलो एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन। सबसे अच्छा करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, और मैं बोलूं आप इसको क्या करो, सॉल्व करो। आप क्या करो, इसको सॉल्व करो। आप बोलोगे यस सर करते हैं। चलिए हम भी करते हैं। एज ए स्टूडेंट मैं कोशिश करता हूं इसको सॉल्व करने की। तो एज ए स्टूडेंट मैं इस 1 को इधर भेजूंगा, तो ये आपका हो जाएगा -1, एंड जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा √-1। अभी यार एक बात बताओ, आपने कभी जिंदगी में माइनस का रूट निकाला है क्या? नहीं निकाला। अगर आप कैलकुलेटर से भी तैयार कोशिश करते हैं रूट निकालने का -1 का, तो यार ये निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि बेटा कभी भी रूट जो होता है बेटा वो पॉजिटिव नंबर का निकलता है। मतलब अगर आप 1 का रूट निकालोगे तो निकल जाएगा +-1। अगर आप √2 का निकालोगे तो निकल जाएगा +-1.41। √3 का भी निकालोगे तो निकल जाएगा, √4 का निकालोगे तो +-2। लेकिन कभी भी बेटा आपका नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है, कभी भी आपका नेगेटिव का रूट नहीं निकलता है। अगर आप -1 निकालना चाहो तो यहाँ पे मैथ्स क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक है। तो फिर कुछ साइंटिस्ट थे, इन चीजों को सॉल्व किया, और यहाँ पे नंबर सिस्टम में एक और नंबर का एडिशन हुआ बेटा। वो नंबर था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। वो नंबर था आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब यहां पे जब कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने लगे, तो फिर यहां पे उस नंबर का इजाद किया गया, ठीक है। तो देखो बेटा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक नया टर्म बताया आई, जिसको अपन बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा एक नया टर्म उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उसकी वैल्यू अपन को बताई। उसकी वैल्यू होती है प्यारा बच्चा x इज इक्वल्स टू, सॉरी i इज इक्वल्स टू, आयोटा है ना, i इज इक्वल्स टू √-1। मतलब उन्होंने एक नया टर्म बताया आयोटा, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो आप देखो यहाँ पे √-1 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आयोटा। तो आपने क्या किया बेटा, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वो क्या हो गया आपका i हो गया, वो क्या हो गया आपका i। चलो थोड़ा सा और रियल एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा थोड़ा समय लगेगा, थ्योरेटिकल वैसे भी मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे नीड है तो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं। पढ़ने में अपन को कोई बुराई नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं अभी आप डिफरेंशिएशन सीख कर आए हो, ठीक है, लेकिन जब अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है चीजों को सॉर्ट आउट करना। देखिए मैं क्लास 11th का एक क्वेश्चन उठाता हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² + x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, 1x² x² को, फिर मैं x को लिख सकता हूं 1x/1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो गई 1, एंड c की वैल्यू हो गई 1, ठीक है बेटा। a और b और c की वैल्यू निकल गई 1, एंड हमें पता है फॉर्मूला क्या था, -b ± √b² - 4ac/2a। क्लास 10th की याद थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, क्योंकि क्लास 10th में भी अपन ने ये चीज थोड़ी सी पढ़ी थी, ठीक है बेटा। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपन बात आज बेसिक्स की करेंगे, कोई न्यूमेरिकल्स भी बनेगा आपसे, लेकिन थोड़ा जानकारी जरूरी, पैसा दे रहो, जाहिर सी बात है भाई। वैल्यूज को पुट करो। सो -1 ± b की जगह पे -1 ± √b², आई मीन 1 का स्क्वायर -4ac/2a, मतलब 2 × 1, तो -1 ± √1 - 4 ac है ना, 4a की जगह पे भी 1 और c की जगह पे 1, तो 4/2। तो जब इसको अपन ने सॉल्व किया बेटा, तो -1 ± -3 और आपका 2, ठीक है बेटा। चलिए, तो क्या एक बात बताओ, पॉसिबल था हमारे लिए क्लास 10th में इसको सॉल्व करना? नहीं, लेकिन क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा, तो यहां से चीजें क्लियर हो कि हाँ इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो -1 ±
-3 को लिखा जा सकता है -1 इंटू 3 अपॉन 2, तो -1 प्लस माइनस -1 का रूट आपको पता है, -1 का रूट क्या होता है आपका आई होता है, मतलब आयोटा। तो ये आपका हो गया i√3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटीज बनी है ना कि अपन क्या कर सकते हैं, इन सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बात समझिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन और भी इक्वेशन हो सकते हैं, सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे जब रूट वाली चीजें आ रही थी तो वहां पे क्या हो रहा था, सिस्टम हमारा थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। हाँ, लेकिन हमने क्या किया, उसको हल्का सा थोड़ा सा मॉडिफाई किया, कुछ साइंटिस्ट ने वर्क किया, एक नया टर्म निकाला आई का, मतलब आयोटा का। उस आयोटा के थ्रू क्या हुआ, अपन ने उन सब चीजों को सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए आप बात समझिए। अगर आपसे बात की जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बेटा जिसमें आपका आयोटा का यूज होता है, जिस नंबर में आपका आयोटा का यूज होता है, आई टर्म का यूज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलो वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इससे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान आपको चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और ज्ञान चाहिए, मैं आपको दे देता हूं। ठीक है, चलिए नोटेड बच्चा बाडी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा और जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप बात समझिएगा प्यारा बच्चा, कि जिस नंबर में आपका आयोटा लगे है ना, उससे अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख दूं 2 + 2i, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे 2i जो है, ये आपका एक आयोटा यहां पे लग गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक तरह से इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोल सकते हो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर मैं और एक एग्जांपल लूं 3 + 4i, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, चलिए मतलब इतना तो क्लियर है कि हाँ सर, जिसमें आयोटा लग जाता है उसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, है ना। चलिए, अगर इसको आप सब डिवाइड करोगे बेटा, तो आप इस वाले पार्ट को कहिएगा, इस वाले पार्ट को आप कहिएगा रियल पार्ट, दिस पार्ट इज रियल, एंड ये जो 4 है इसको अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपन इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अपन क्या करते हैं, इसका ना एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ठीक है, उसके बाद अपन थोड़ा और अच्छे से देख पाएंगे कि हाँ इमेजिनरी टर्म यहाँ पे सर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा बेसिक बता देने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। उसके बाद तो क्वेश्चंस तो बना ही लेंगे अपन, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस का कोई इशू नहीं, क्वेश्चंस अपन से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्लास 4-5 में पढ़ा था नंबर सिस्टम। ठीक है, और वहां नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था 0 पॉजिटिव हुआ तो 1 2 3, एंड नेगेटिव हुआ तो -1 -2 -3। ठीक है, ये हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम आपका क्लास, आपने 3-4 पता नहीं कब पढ़ा हुआ, कि अगर पॉजिटिव चीज है तो आप उधर चले जाओ राइट हैंड साइड में, और नेगेटिव चीज है तो आप कहां पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, चलो, फिर आपने क्लास 10th में पढ़ा या क्लास 8 से पढ़ा आपने कार्टेशियन सिस्टम, जहां पर आपका एक्स एक्सिस भी था कि अगर x में आपकी वैल्यू है पॉजिटिव तो आप उधर जाइए, नेगेटिव है तो आप इधर आइए। y में अगर पॉजिटिव है तो ऊपर जाइए, नेगेटिव है तो नीचे आइए। ठीक है, यहां पर आपने पढ़ा था क्लास 10th में। ठीक है, अब आप बात समझिएगा बेटा, अपन को क्या प्लॉट करना, अपन को प्लॉट करना है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहां पर एक पार्ट तो रियल है, दूसरा पार्ट क्या है आपका, इमेजिनरी है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। यहां पर जो आपका डायग्राम बनेगा बेटा, बात समझिएगा, वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। एक एक्सिस अपन लेंगे रियल पार्ट के लिए, ठीक है, और दूसरा जो एक्सिस लेंगे वो आपका लेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए। ठीक है, तो रियल पार्ट वालों को आप ले लो x में, और इमेजिनरी पार्ट वाले को ले लो आप y में। एक बात बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है बेटा। चलो, तो यहां पर इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि एक लाइन आपका ले लो आप रियल पार्ट, और दूसरे लाइन को ले लो आप अपना इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, चलिए। सो यहां पर आप देखोगे तो 3
और आपका i पे कितना है 4, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 + 4i है, मतलब रियल पार्ट पे 3 है, तो रियल पार्ट पे अपन को कहाँ जाना है 3 तक जाना है, और आपका इमेजिनरी पार्ट पे कितना है 4 है, तो अपन को कहाँ तक जाना है 4 तक जाना है। तो ये पॉइंट जो मिलेगा बेटा, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, आपका 3, ठीक है, और आपका 4, 3 और 4। क्यों, आप यहाँ पे आयोटा मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो आप किसमें ले रहे हैं, आप ले रहे हैं y में, और आप जो रियल पार्ट ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, आप x में ले रहे हैं। तो आप क्या इसको लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x + yi, इसको आप लिख सकते हो x + iy। मतलब मैं आपको सिंपली सी ये बात बताना चाहता हूं बेटा कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया 2 + 3i, तो आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं x + iy, x + iy, इसको आप नाम दे दो z, नाम क्या दे दो आप, z दे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं x + iy। मतलब x जो है वो आपका रियल पार्ट है, और y जो है बेटा वो आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको इसका ओरिजिन भी बताया कि ये कहां से आता है, कि जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फंसते हैं तो वहां पर फिर क्या आता है बेटा, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, क्योंकि जिस नंबर में आपको आयोटा दिखे, जिस नंबर में आपको आयोटा दिखे आप बोल दोगे कि वो कौन सा नंबर है, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आयोटा को बोला जाए तो इमेजिनरी पार्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन लिख सकते हैं x + iy चाहे x + yi। ठीक है, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो बस मैं आपको यही बताना चाहता था। और अगर आप ऐसे देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो इस तरीके से होता है, रियल पार्ट आपका x डायरेक्शन में ले लिया और हमने इमेजिनरी पार्ट आपका y डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, चलिए अगर आप इसको ओरिजिन से जोड़ोगे, आप इसको अगर ओरिजिन से जोड़ोगे तो ये कहलाएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब जो आपने निकाला है, ठीक है, जो आपका मान के चलो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i, इसका आप जब मॉड निकालोगे तो आपका मॉड और इसके इस लेंथ की बीच की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। आप मॉड लोगे और इस लेंथ की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। भाई ये मधुमक्खी पता नहीं कहाँ कहाँ से डेली से आ जाता है, हमको परेशान। भाई काट मत लेना बस, बाकी तुमको कोई दिक्कत है तो चल जाओ। ठीक है चलो यार, मैं उतना आपको ज्ञान नहीं देता हूँ फिलहाल, उतनी की जरूरत नहीं है, अभी आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे। सिंपली से समझो, लास्ट बात में बता रहा हूं आपको, उतना परेशान नहीं होना। जिस नंबर में, अरे भैया काट मत लेना यार, जिस नंबर में आपका आयोटा आता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, उस नंबर को कहते हैं अपन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और अगर इसको फंक्शन वाइज देखें तो अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, z = yi चाहे z = iy। ठीक है, और आपको x को क्या बोलते हैं बेटा, x को बोलते हैं रियल पार्ट, और y को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और आया कहां से मैंने आपको ये भी बताया, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये कहां से आया, मैंने आपको ये नहीं बताया है कि जब आप रूट को सॉल्व कर रहे थे तो नेगेटिव चीजें आ रही थी रूट में, तो फिर आयोटा का जन्म वहां से हुआ। ठीक है, फिर मैंने आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकल किस तरीके से बताना है मैंने फिर आपको ये बताया, और मैंने आपको फिर एक बात और बताई कि अगर आप ओरिजिन से उसको जोड़िएगा तो वो जो लेंथ होगा ना वो आपका मॉडुलस बताएगा, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बताएगा, वो आपका मॉडुलस बताएगा। तो कुल मिलाकर ज्यादा ज्ञान आपको मुझे नहीं देना, सिंपल सी बात ही मैंने आपको बताना चाहता था। अगेन आई एम बोरिंग, मैं आपको थोड़ा सा बोर कर रहा हूं। आखिरी बात, जिस नंबर पे आयोटा है उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज x + iy। राइट और रॉन्ग, x इज द रियल पार्ट एंड y इज द इमेजिनरी पार्ट, एंड इस तरीके से ग्राफिकल में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए बेटा नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं आयोटा की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लास 11 तो पढ़ोगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लो आप लोग। ठीक है बेटा, चलिए आपको पता है कि i की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। अगर आप आयोटा का स्क्वायर निकालोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1। और आयोटा क्यूब अगर आप निकालोगे कभी भी तो आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हो आयोटा × आयोटा स्क्वायर।
ठीक है, और आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से आप आयोटा क्यूब को लिख सकते हो, आई क्यूब को, चलो मैं आई बोलूंगा आयोटा को, ठीक है, आई क्यूब आप लिख सकते हो -1i, मतलब कि आयोटा का क्यूब हो जाएगा आपका -i। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज मैंने वही लिखी है आपको कि आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -i, और आयोटा का पावर 4 आपका ये हो जाएगा i, क्योंकि आपको पता है कि आयोटा का पावर 4 इजिकल्स टू लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। चलिए, सो यार ये मधुमक्खी ने मेरे को परेशान कर दिया है, काट वाट लिया तो यार हाथ फूल जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस, तो आयोटा का पावर 4 क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है बेटा। चलिए, तो अगर आप किसी भी है ना क्वेश्चन का या तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड निकालोगे तो आपको क्या करना, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दोगे और जोड़ दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उसका मॉड निकल जाएगा, मॉडुलस निकल। जैसे कि आप 2 + 3i को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज थी, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर अपन आते हैं सीधे अब किस पे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन पे, ठीक है। चलिए, नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है बेटा, देखिए आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = x + iy, ठीक है। ये आपको पता है कि ये क्या होता है बेटा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अगर इस नंबर का यूज करके अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि आप z का यूज कर रहे हैं, आप z से बना रहे हैं फंक्शन ऑफ z, जैसे कि आप x से कभी बनाते थे फंक्शन ऑफ x, तो अगर आप यहाँ पे z आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं बेटा, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं प्यारा बच्चा, उस फंक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। आप बिल्कुल मत घबराइए, देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे अच्छे से। अपन अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेंगे तो जीरो बन जाएंगे, लेकिन ठीक है अपन थोड़ा बहुत बेसिक्स को लेकर चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि अपन सब कुछ छोड़ दे, नहीं यार नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं। मैंने क्या बोला, ना ज्यादा ना कम, आपको अपन को एवरेज स्टडी करना है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। तो अगर अपन इसका कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनेगा, ठीक है। इसका आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। देखो जरूरी है आपका मैथ्स भी बने एंड आपके अगले जो लेक्चर्स हैं उससे आपके क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक्स कवर करना जरूरी है। तो फंक्शन ऑफ z जो होता है बेटा, वो होता है u x y + i v i y, ठीक है बेटा। चलिए, मतलब अगर मोटा माटी बात की जाए, ऐसे अगर नहीं लिखोगे तो ऐसे लिखो u + i v, u + i v, और यहां पे क्या होता है बेटा, u जो होता है आपका वो क्या होता है, आपका रियल वेरिएबल होता है, ठीक है। और अगर ये जो v को मानोगे तो रियल पार्ट बोलो, वेरिएबल मत बोलो, क्योंकि हम अपन पार्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो v होता है ये आपका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब नंबर ना लेकर अपन क्या करते हैं बेटा, कोई फंक्शन को लेते हैं जो क्या हो, इमेजिनरी हो, तो उससे पे क्या बोलते हैं बेटा, उससे अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जिसका मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ जाएगा, लेकिन अब फिर भी थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं, है ना, क्योंकि कुछ भी जब अपन क्वेश्चन पे आए तो कुछ वैसा ना लगे। देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि फंक्शन ऑफ z हो सकता है आपका x² + y² + i x³ + y³, इस तरीके से। तो ये जो है बेटा, ये आपका रियल पार्ट है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, u, और ये जो आपका इमेजिनरी पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, v। एंड u और v क्या है, आपको एक फंक्शन है, u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, u एंड v इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। चलिए बेटा, तो ये मैंने आपको मोटा माटी चीज बता दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एंड जब कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से कोई फंक्शंस बनाते हैं अपन,
तो उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा आपका फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी। तो जब आपका z ही क्या है, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर से बनने वाला फंक्शन क्या होगा, आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा। ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है एनालिटिकल फंक्शन, या तो उसको एनालिटिक फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बात समझिएगा, आप एक काम कीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखो जो बेसिक चीजें हैं वो उसको पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो अपन लैग करेंगे बेटा, इसलिए पढ़ लो, कोई बात नहीं। मैथ्स आपका नहीं रुकेगा, बेसिक चीजें जरूरी हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मैं सीधे मैथ पर ही आता है, क्योंकि मुझे थ्योरी खुद भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी क्या करोगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, फिर अपन चलते हैं आगे। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए फ्रेंड, अब आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन एनालिटिक फंक्शन के बारे में, कि एनालिटिक फंक्शन अपन किसको और क्यों कहते हैं। तो बात समझिएगा आप थोड़ा सा। देखिए थोड़ी सी मैं आपको हल्का सा रिकॉल कर दूं 2 मिनट के लिए, परेशान मत होइएगा। जिस नंबर में आपका आयोटा लगा हुआ रहता है, आप उसे क्या बोल देते हैं, आप उसे बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जिस फंक्शन में आयोटा लगा हुआ रहता है, जैसे कि ये ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसे आप बोल देते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है बेटा। जैसे मान के चलिए हम आपको एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ z होता है u प्लस आई वी। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। बोलोगे सर ये तो अपन को पता है कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब अगर अपन को चेक करना हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है बेटा, क्या ये एनालिटिक है या नहीं है, ये आपका एनालिटिक है या नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक करेंगे, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन का यूज बहुत है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए एनालिटिक फंक्शन अपन उसे ही कहते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो डेरिवेशंस हैं उसको सेटिस्फाई करता है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो बात समझिएगा, अगर आपको चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपका एनालिटिक है या नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है। और अगर आप इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते हैं यू पार्ट का, और वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर हो जाता है, तो आपका कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगा। दूसरा कंडीशन, अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं और वो आपका माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाता है, ठीक है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप क्या बोल दोगे, इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को आप बोल दोगे कि ये क्या है, आपका एक एनालिटिक फंक्शन है। ये क्या है, आपका एक एनालिटिक फंक्शन है, अगर सी आर रिलेशन वेरीफाई होता है। देखिए ये जो मैंने आपको लिखा है प्यारा बच्चा, ये क्या है, आपका सी आर रिलेशन है, जिसको बोलते हैं कॉचीज रेमन रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉचीज रेमन रिलेशन मैं इसको कहता हूं। ठीक है, अगर कोई भी आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन सी आर रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, सी आर रिलेशन को क्या करता है बच्चा, सेटिस्फाई करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो देखिए लेक्चर तो बहुत लंबा होगा, लेकिन अपन अभी इतना लंबा ले नहीं जाना चाहते। मैं आपको 3 चीजें इस लेक्चर में समझाना चाहता था। वो पहली चीज थी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और तीसरा आपका एनालिटिक फंक्शन। तो देखो बेटा आपको पता चल गया, थोड़ा सा मैं बोर करूंगा आपको, क्योंकि देखो बेटा बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस मैं बनवा दूंगा आपसे, क्वेश्चंस का कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन अपन अगले क्लास में उठाएंगे, दन बनाएंगे, उसका तो कभी कोई इशू ही नहीं रहा। इशू ये कि अपन किस तरीके से सीख रहे हैं, कहां से चीजों को लेकर जा रहे हैं, बात समझिएगा। ठीक है, तो बेटा पता चला कि हाँ चलो, जिसमें आपका आयोटा लगा हुआ रहता है उस नंबर को क्या बोलते हैं, उस नंबर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी फंक्शन में आयोटा का यूज हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से यूज करके कोई फंक्शन बने उसमें आयोटा रहे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, और एक और फंक्शन आया आपका जिसका नाम मैंने आपके सामने लिया है, वो है एनालिटिक फंक्शन। तो बेटा एनालिटिक फंक्शन अपन किसे कहते हैं, कि कोई ऐसा फंक्शन, ठीक है, कोई ऐसा आपका फंक्शन जो सीआर रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। सीआर रिलेशन मींस व्हाट, सीआर रिलेशन ये होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है कोई फंक्शन, तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे अपन, एनालिटिक फंक्शन कह देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता हूं। 3 चीजें जो मैं आपको सिखाना चाहता था, बताना चाहता था, वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है,
मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। दिस इज आवर रियल पार्ट एंड दिस इज आवर इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, चले तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, डिडक्शंस हैं, वो मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ एज अ फॉर्मूला, आप लिख लीजिए, क्योंकि अगले जो आपका क्लास होगा उसमें अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको लिखवा देता हूं। नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। तो चलिए फ्रेंड कुछ बात कर लेते हैं आपसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की। देखिए फॉर्मूला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो आपका सीआर रिलेशन है। आप सीआर रिलेशन को अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 आपको मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा है, साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो कि होता है e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन 2, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आपका होता है e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x अपॉन 2। एंड और भी फॉर्मूलेज हैं जो अपन अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं वहां पर अगर वो आएगा तो वहां पर मैं आपको जरूर बता दूंगा बेटा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है डेमो, देखो बेटा समझो, क्योंकि बेसिक से अपन बता रहे हैं, तो खैर आज 11-12 की बातें थी एंड थोड़ा बहुत मैंने आपसे फंक्शन के बारे में बात किया। बेटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो ताकि दूसरे बच्चे भी पढ़ पाए, है ना। तो बेटा अभी डेमो लेक्चर से 1-2 और मिलेंगे आपको, आप आराम से डेमो को एंजॉय कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोर्स लेना हुआ तो आप सिंपली ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसके स्टोर पे जाइएगा, स्टोर पे अपना कोर्स खोजिएगा जो भी आपका कोर्स है, फिर वहां से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां से परचेस करके आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर अपन करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, करेंगे ना। यहाँ पर एक नया वर्ड पता चला, आयोटा, वैसे नया नहीं था, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। चलिए तब तक अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड्स का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।